Hello everyone, welcome to Aryan Parhaku. And as you all know that I am Divya, your science educator, and we are doing, or you can say we are preparing for class 10 science term 2 examinations. अब जैसे कि आपको पता है कि आपके टर्म 2 एग्जाम के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक डिडक्ट हुए और कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तो इन सेशंस के थ्रू हम आपको क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी डाउट आपको मैं आने ना दूं, बट इफ इन केस आप कहीं स्टक हो जाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टॉपिक्स है हमारे पास इंट्रोडक्शन, देन वी हैव डॉबर्नियर्स ट्रायड क्लासिफिकेशन, then we have Newland law of octave, Mendeleev's periodic classification, modern periodic table, atomic properties, their variation along group and periods. तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। These all topics are there in your syllabus और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। अभी बेसिकली फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पिक किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशंस का, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, या आप कह सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने प्लान किया था अपना क्लासिफिकेशन और क्या क्या लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग्स, डिफिकल्टीज उनको आई। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन। तो जो डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन था उसका लिमिटेशन क्या था, मतलब वो कहां पे लैक कर गया या क्या उसकी शॉर्टकमिंग्स थी। तो इस चीज को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आपको डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन बता दिया जाए, तभी आप उसके लिमिटेशन समझ पाओगे। ओके, तो अगर मैं आपको डॉबर्नियर की बात करूं तो जॉन डॉबर्नियर जो थे, ही वॉज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज। उनकी एक खास बात थी, उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3, और 3 को क्या बोला गया, ट्रायड। मतलब जो 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनका एक ट्रायड बना दिया गया। तो ऐसे उन्होंने ट्रायड बनाने के अटेम्प्ट किए। सो बेसिकली जिस बेसिस पे उन्होंने ट्रायड बनाए वो ये थे कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब उनके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एटम्स को अरेंज करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 3, मतलब ट्रायड, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हम ऑब्टेन कर पा रहे थे। आपको समझ आया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उनको अरेंज किया तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आ रही थी, और वो कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बना पाए, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, दैट इज ट्रायड। जैसे कि ये देखो एक एग्जांपल, ये एक ट्रायड था डॉबर्नियर का, और इस ट्रायड को उन्होंने बोला अल्कली ट्रायड। क्या बोला? अल्कली ट्रायड। सो बेसिकली इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, और आप देखो दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इनकी आपस में सिमिलैरिटीज भी है, जैसे कि तीनों ही मेटल्स है, तीनों पानी में फटाफट से घुल जाते हैं, रिएक्टिव है। तो ऐसे काफी इनकी प्रॉपर्टीज थी जो इसमें सिमिलैरिटीज थी। और एक और खास बात थी, जब वो ट्रायड बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर बार जो मिडल एलिमेंट उनके ट्रायड का था ना, उसका जो एटॉमिक मास था वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन था। अब देखो ऐसे ही इसमें ये हैलोजन ट्रायड था, क्योंकि इसमें 3 हेलोजेंस रखे गए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आप देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास था वो क्लोरीन के एटॉमिक मास और आयोडीन के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन था। तो इस तरीके से डॉबर्नियर ने ट्रायड्स बनाए। जैसे कि अब देखो एक मैं आपको और बता देती हूँ, अल्कली ट्रायड, इनमें सिमिलैरिटीज, सारे के सारे मेटल्स थे, पानी में रिएक्ट होकर अल्कलीज बनाते थे, और सबका वैलेंसी क्या था, +1। और अरिथमेटिक मीन की तो हम बात कर ही चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन जो था इट वाज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विच इज 23। सिमिलरली एक और ट्रायड बनाया गया, और इस ट्रायड का नाम था अल्कलाइन ट्रायड। ओके, इसमें थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये थी सिमिलैरिटीज। और स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास था दैट वाज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। अब बात करते हैं, ऐसे ही हैलोजन ग्रुप भी था, ये आपको समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं इनकी लिमिटेशन की।
इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हो वो पहले और तीसरे का अरिथमेटिक मीन हो उनके एटॉमिक मास का, और उनमें सिमिलैरिटीज भी होनी चाहिए। इन 3 फैक्टर्स को देखकर जब वो ट्रायड बना रहे थे तो वो ज्यादा ट्रायड्स नहीं बना पाए, सिर्फ कुछ 5 या 6 ट्रायड्स ही बना पाए। सो ही फेल्ड टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड बिकॉज ऑफ लाइक ये तीनों फैक्टर्स को क्लब करके और ट्रायड पॉसिबल नहीं हो रहे थे। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ डॉबनियर्स ट्रायड क्लासिफिकेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबनियर ट्रायड? क्या हम इनको डॉबनियर ट्रायड के अकॉर्डिंग मतलब डॉबनियर ने जो 3-3 के ग्रुप बनाए थे, क्या उनके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जा सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी 3 एलिमेंट्स दे देंगे और पूछ लेंगे कि आप बताओ कि किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। एटॉमिक मास आप देखो गिवन है और जस्टिफाई भी करना है। अब आपको पता है कि डॉबनियर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या क्या चीजें ली गई थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसको कंसिडर किया गया था, और जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन था। ठीक है, और अपने आप सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो गए थे। तो अगर हम इसी ऑर्डर में करें तो पहले देखो कैसे करोगे आप। एटॉमिक मास गिवन है तो यहाँ पे आपको फायदा है। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23, सिलिकॉन इज 28 और क्लोरीन है 35। तो इसका मतलब हमने इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में करना है, और आप देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही ये एटॉमिक मास इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है। अब सिलिकॉन का एटॉमिक मास है 28 एंड एज पर डॉबनियर अगर आप सोडियम और क्लोरीन के मास का अरिथमेटिक मीन निकालो सो इट शुड बी इक्वल टू 28। अब आप देखो क्या ये उसके इक्वल है? ये आपके पास है 58/2। तो ये आप इसको कट करोगे तो ये तो फ्रैक्शंस में आएगा, कितना 29 पॉइंट समथिंग। तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब मींस एज पर डॉबनियर दिस ट्रायड डजंट एग्जिस्ट बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज नॉट द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो इस तरीके से आप आंसर में लिखोगे। अब सेकेंड देख लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम इज 9, दिस इज 24 एंड दिस इज 40। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में तो ये अरेंज किए ही गए हैं। ठीक है, अब यहां पे 9, दिस इज 24 एंड दिस इज 40। तो मतलब 40 प्लस 9/2 जब आप करो तो इट शुड बी इक्वल टू 24 विच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट मीन्स ये भी ट्रायड एग्जिस्ट नहीं करता। The reason being the atomic mass of magnesium is not the arithmetic mean of the atomic mass of beryllium and calcium. So that is the reason these triads doesn't exist. Okay, अगला क्वेश्चन। अब एक और साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन पे आ गए हम। What were the limitations of Newland's law of octaves? मतलब जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, उन्होंने भी सेकेंड अटेम्प्ट किया था डॉबनियर के बाद एज पर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो उनका जो था ये जैसे डॉबनियर ट्रायड था, डॉबनियर का क्लासिफिकेशन का नाम, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन का नाम। तो उनका लिमिटेशन क्या था? अब उनका भी लिमिटेशन जानने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कैसे था। तो न्यूलैंड ने जो क्लासिफिकेशन किया ना, एक बहुत ही अलग तरीके से किया। म्यूजिकल नोट को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने कहा अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यहाँ पे भी एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करेगी। जैसे आपके पास सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, नोट्स ऑफ म्यूजिक। तो आप देखो सा इज 1 और फिर उसके बाद रे गा मा पा धा नी सा, फिर उसके बाद 8वां सुर भी क्या है? सा है। तो फर्स्ट और 8वां सुर आपस में क्या है? सेम है। तो इन्होंने इसी तरीके से बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8,
तो हर 8th एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो किसी भी एलिमेंट को कंसिडर कर लो, वो रिपीट करेगा अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, मतलब उसको 8th मान लो तो उसका जो फर्स्ट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को आप देखो अरेंज किया था। बट यहां पे क्या था, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होनी चाहिए थी। तो उनका क्राइटेरिया दो चीजें देखी गई, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसको कंसिडर किया गया, और दूसरी चीज क्या कंसिडर की गई, दूसरी चीज कंसिडर की गई कि एवरी 8th एलिमेंट शुड पोजेस द सिमिलैरिटीज विद इट्स फर्स्ट एलिमेंट। अब यहां पे लिमिटेशन क्या थी कि इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ना ही कुड क्लासिफाई ओनली अप टू कैल्शियम, उसके बाद वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और हर 8th एलिमेंट फर्स्ट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करे, मतलब उसको रिजेंबल करे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो और फर्दर क्लासिफाई बियॉन्ड कैल्शियम नहीं कर पाए। सो दिस वाज द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ सकता है। Elements have been arranged in the following sequence on the basis of increasing atomic mass. ये increasing atomic mass पे है. Pick two sets of elements which have similar properties. So they are in the order of increasing atomic mass. ठीक है, तो हमें पिक करना है दो सेट ऑफ एलिमेंट को जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो। तो अब यहां पे आप देखो, अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन दोबारा देख ले तो आप देखो ये हमारे पास फ्लोरीन है और फ्लोरीन के बाद सोडियम आपके पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब यहां से ये स्टार्ट हो रहा है ट्रायड, मतलब सॉरी नॉट ट्रायड, जो उसका क्लासिफिकेशन था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये आपके पास आ गया 8, बट नहीं, आर्गन इसको रिजेंबल नहीं करता है। तो बेसिकली अगर आप यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसको हमने फर्स्ट एलिमेंट काउंट कर लिया, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये होगा 8th। तो क्लोरीन विल रिजेंबल फ्लोरीन, क्लोरीन विल रिजेंबल फ्लोरीन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसको काउंट करना है। अब अगर आप यहां से करते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसको रिजेंबल नहीं करता आर्गन, क्योंकि आर्गन इज नोबल गैस, सोडियम एक मेटल है, बट फ्लोरीन रिजेंबल्स क्लोरीन। ठीक है, तो हर 8th एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है अगर आप उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर सकते हो। सो द टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच रिजेंबल ईच अदर, दे आर फ्लोरीन एंड chlorine, they resemble each other. Okay, the given sequence represents which law of classification? It indicates Newland law of classification. Newland's law of classification. Okay, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके अंदर फर्दर बात करो तो सोडियम और पोटेशियम भी आपस में रिजेंबल करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, उसमें अगर आप फर्स्ट टू 8 में अरेंज कर रहे हो तो नहीं कर रहा है, बट अगर आप सोडियम के नीचे देखो, सोडियम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसका फर्स्ट है और पोटेशियम 8 है, तो दूसरा सेट आप सोडियम और पोटेशियम भी लिख सकते हो, बट ऐसे काउंट करने में वो 1 to 8 में नहीं फॉल कर रहा है। तो सोडियम एंड पोटेशियम और फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये फिट होते हैं इस चीज में। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप 1 to 8 को कैलकुलेट करो, अगर वो आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से न्यूलैंड ने अरेंज किया था अगर उस ऑर्डर में है, नहीं तो आप उस चीज को याद रखो और फिर उसमें से सिमिलर एलिमेंट्स को पिक कर लो, दैट वुड बी मच बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्लासिफिकेशन जो कि हमारा मेंडलीव का था, उस पे ये क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव ने क्या क्राइटेरिया यूज किया था अपने पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए? सो लेट्स हैव अ लुक। जो मेंडलीव था उनका क्राइटेरिया ये था, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। He arranged the elements in the order of increasing atomic mass. वो इतने ज्यादा आप कह सकते हो कॉन्फिडेंट थे कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो उन्होंने देखा कि अपने आप प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आ गई, और कई कई जगह पे तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास गलत है, और सच में देखा गया कि वो एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का गलत था।
और कई कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि जब वो अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स तो उनको लगा कि इसके बीच का भी एटॉमिक मास का एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए नेचर में, तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली वहां पे जगह छोड़ दी. ही लेफ्ट गैप्स फॉर दोज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और सच में वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, और उन्होंने उन गैप्स को फिल किया. और इवन उन्होंने तो पूरा एक इनर्ट गैसेस के लिए पूरा खाना खाली छोड़ दिया था, और बाद में it was filled by inert gases, that is noble gases. अब एक और चीज है कि उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, he could predict the properties of several elements on the basis of their position in periodic table. Even उन्होंने errors भी predict किए, कईयों के atomic weight सही नहीं थे, गोल्ड एंड प्लैटिनम, मतलब प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी बोला कि इसका एटॉमिक वेट सही नहीं है, और बाद में सच में पता लगा कि एटॉमिक वेट में एरर था वहां. लेकिन उनके कुछ क्लासिफिकेशन के कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थे, जैसे उनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था. जैसे कि आपको पता है आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था. और कई कई जगह पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला रूल वायलेट हो गया था. फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल में आर्गन जिसका एटॉमिक मास 40 है वो पहले आ रहा था पोटेशियम के जिसका एटॉमिक मास कम है आर्गन से, 39 है, उससे पहले आ रहा था, विच इज नॉट पॉसिबल. तो उन्होंने कई कई जगह पे अपना ही रूल वायलेट कर दिया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का, और ज्यादा एटॉमिक मास वाला पहले और कम वाला बाद में आ रहा था कहीं कहीं जगह पे. तो देखते हैं मेंडलीव के बेसिस पे और क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं. इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल the elements were arranged in the order of increasing order of their atomic mass. However, cobalt with atomic mass 58.93 mu was placed before nickel having an atomic mass 58.71. यही अभी हम बात कर रहे थे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, बट कई कई जगह पे उन्होंने अपना रूल वायलेट कर दिया था. जैसे कोबाल्ट के केस में भी देखा गया कि कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.91 है वो निकल से पहले आ रहा था, और जबकि निकल का एटॉमिक मास कम है उससे 58.71. तो ऐसा क्यों था? सो दिस इज बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन. तो आप ऐसे लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट आर सिमिलर टू दैट ऑफ रोडियम एंड इरिडियम, जो कि सेम ग्रुप के अंदर है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ निकल आर सिमिलर टू दैट ऑफ पैलेडियम एंड प्लैटिनम विच आर अगेन इन द सेम ग्रुप. तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि प्रॉपर्टीज के अंदर वो इतना खो गए थे कि उन्होंने कहीं कहीं पे रूल वायलेट कर दिया, और जहां प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उन्होंने उन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया, और कहीं पे वो एक्सेप्शनल प्लेसमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिली. ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है मेनली पीरियोडिक टेबल पे. Write the formula of chlorides of Aka silicon and Aka aluminium, the elements predicted by Mendeleev. जो मेंडलीव थे उन्होंने कहीं कहीं पे गैप्स छोड़े थे, मैंने आपको बताया, फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो कि उनको बोल दिया गया था एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम, और बाद में वो जगह एलिमेंट्स ने सच्ची में फुलफिल करी. एका सिलिकॉन किसका नाम था, उसका जर्मेनियम ने जगह फिल करी. वो एका सिलिकॉन जर्मेनियम का ही नाम रखा गया था. इट लाइज इन ग्रुप 4, इट लाइज इन ग्रुप 4 मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और उसका वैलेंसी क्या होता है 4. इसलिए अगर आप क्लोराइड बनाओगे तो वो क्लोराइड बनेगा जर्मेनियम क्लोराइड, दैट इज GeCl4. GeCl4 वुड बी द क्लोराइड फॉर इट. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका जो एलिमेंट्स थे, मैंने आपको ये भी बताया कि वो किस किस ने गैप फिल किए. स्कैंडियम ने फिल किए, गैलियम ने फिल किए. तो ऐसे ही अगर आप उनकी भी क्लोराइड्स बनाना चाहो तो आप उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग स्कैंडियम क्लोराइड, गैलियम क्लोराइड आप बना सकते हो. सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड कि एका सिलिकॉन या एका जो उन्होंने नाम दिए थे उनकी क्लोराइड्स आप बनाओगे तो बेसिकली आपको वो आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट, और उसकी क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ उसको क्रिस क्रॉस करके उसका क्लोराइड बना देना है एज पर वैलेंसी. ओके, अगला क्वेश्चन. How it can be proved that the basic structure of modern periodic table is based on the electronic configuration of atoms of different elements? आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बना गया है, उस पे बेस्ड है, वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो देखो, आप इसमें लिखोगे
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड करती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन क्या रहेगा. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आप करते हो, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, वो डिसाइड करता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम की बात करो, लेट्स टॉक अबाउट सोडियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 11. अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 281. अब सोडियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. और लास्ट शेल को आप क्या बोलते हो? वैलेंस शेल. और 1 इसके अंदर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो दिस मीन्स जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतने ग्रुप में ये बिलोंग करेगा. तो अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो उसका ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 होगा. बट अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 या 8 है तो आप 10 प्लस करके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में उसका ग्रुप बताओगे. तो आप कैसे लिखोगे? As sodium contain 1 electron in its outermost shell, this means it belongs to group 1. क्योंकि सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं. अब शेल्स को देखकर, कितने शेल्स है उस चीज को देखकर आप किसी का भी पीरियड बता सकते हो. तो पहले ग्रुप की अच्छे से बात कर लेते हैं. ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर पता लगता है. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस अकॉर्डिंग ग्रुप डिसाइड होता है. अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो उसका ग्रुप 1, 2 या 3 रहेगा. बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है तो उसमें आप 10 ऐड करके उसका ग्रुप बताओगे. इवन थर्ड वाले को भी आप इसमें ही इंक्लूड करते हो, मतलब आप 10 ऐड करके बताते हो. क्योंकि 3 से लेकर थर्ड ग्रुप से लेकर आपके 12 ग्रुप तक आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो उनको अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कर रहे हैं, एस और पी ब्लॉक, मतलब जो 1 और 2 और 13 से 18 ग्रुप. तो 1 और 2 और 13 से 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखकर 1, 2 का 1 या 2 ग्रुप बता दोगे और 3 से 8 तक में 10 को प्लस करके उनका ग्रुप बताओगे. और पीरियड कैसे पता लगता है? जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जितने भी शेल्स होंगे, जैसे यहाँ 2 शेल्स आ रहे हैं तो वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा. अगर किसी के 4 शेल्स होंगे तो मतलब वो 4th पीरियड से बिलोंग करेगा. तो नंबर ऑफ शेल्स को देखकर हम पीरियड बताएंगे. तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो कॉन्फ़िगरेशन पे है तो आप इसमें लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको एलिमेंट्स का पोजीशन का पता लग रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. बिल्कुल सही है. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका कौन सा है? हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ ही पड़ा हुआ है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये अल्कली ग्रुप है. अल्कली ग्रुप के साथ ऊपर एक्सेप्शनली हाइड्रोजन प्लेस्ड है और वो पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है और उसका एक यूनिक पोजीशन है क्योंकि वो अल्कली मेटल्स को रिजेंबल नहीं करता है, बट स्टिल इट इज देयर. तो उसका यूनिक पोजीशन क्यों रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स सिमिलर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे. अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर. अब ये जो पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है. इस वजह से उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए हाइड्रोजन को एक्सेप्शनली वहां रखा गया है. अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हाइड्रोजन उनसे सिमिलर है. ओके, हाइड्रोजन और हेलोजन्स में भी आपस में सिमिलैरिटी है क्योंकि आप देखो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट अटेन करने के लिए. एंड सिमिलरली जो आपका नोबल गैसेस होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो बेसिकली इनका रिजेम्बलेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब हेलोजन से भी है. तो इसको हम ग्रुप 17 के साथ भी रख सकते थे. In some properties it differs from both, दोनों से डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्साइड जो हाइड्रोजन की है वो न्यूट्रल है, जबकि अल्कली मेटल की जो ऑक्साइड्स होती है वो
बेसिक होती है और जो हेलोजेंस की ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बिल्कुल ही अल्कली के मेटल के सिमिलर है या हेलोजन से सिमिलर है, सिमिलैरिटीज भी हैं बट डिसिमिलैरिटीज भी एग्जिस्ट करती है। बट यूनिक पोजीशन इसलिए है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे बेस्ड है और एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनको सेम ग्रुप में रखा गया, इसीलिए हाइड्रोजन इज एक्सेप्शनली प्लेस्ड विद ग्रुप 1 मेटल्स। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट A जिसका एटॉमिक नंबर है 19 कंबाइंस विद एलिमेंट B जिसका एटॉमिक नंबर है 17 एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ बॉन्ड भी बताना है। तो ये आपका हो गया A एलिमेंट और ये B, इसका एटॉमिक नंबर है 19 और इसका है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1, आप देखो 19 बन गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसका मतलब ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। और हमें पता है मेटल और नॉन मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, हमने अभी डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड। तो बेसिकली आप मेटल से स्टार्ट करोगे, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बनाएगा A पॉजिटिव। जो B है आपके पास उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ले लेगा एंड इट विल फॉर्म B नेगेटिव। तो ओवरऑल A के पास एक इलेक्ट्रॉन था, B के पास 7 थे और ये बन गया A पॉजिटिव B नेगेटिव। क्रिस क्रॉस किया तो आपके पास आ गया AP। सो दैट मीन्स इनका बॉन्ड क्या है, AB। सो नेचर ऑफ बॉन्ड इज द आयनिक बॉन्ड। और इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि ब्रोमीन के अपना B के आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए इस तरीके से, और ये एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे दिखा दिया कि ये दे रहा है और उसके बाद ये A पॉजिटिव बना रहा है, A पॉजिटिव, और ये यहाँ पे बना रहा है B नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफरेंशिएट करना है हमें। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो किस बेसिस पे बना था। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेस्ड था और ये एटॉमिक नंबर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, 8, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स वो कितने हैं, 18। देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। मेंडलीव के अंदर आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं है, कोई बात ही नहीं की गई। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कहा गया कि जो आइसोटोप्स होते हैं दे ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन, जहां पे सेम एलिमेंट पड़ा है वहीं पे उसके आइसोटोप का भी पोजिशन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहा गया कि हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बारे में बताया गया कि हाइड्रोजन का एक स्पेशल पोजीशन है। इनर्ट गैसेस जो होती है वो तब नहीं थी जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैस है वो 18 ग्रुप में रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशन कैसे जान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू केटायन एंड एनायन एज फॉलोज। कोई भी सॉल्ट को अगर आप पानी में डालो तो वो इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। If both the ions consist same number of electrons, अगर दोनों ions के अंदर same number of electrons हो और उनका जो salt का molecular weight है वो 74.5 हो, तो आप A और B का पोजीशन कैसे निकालोगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेसिकली A और B आयन बना रहे हैं, आयन बनने के बाद उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे इसमें, Since both the ion consist of same number of electrons, क्योंकि एक के पास +1 चार्ज है और एक के पास -1, hence the ion belong to group 1A, और जो -1 है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, so it belongs to group 7A, that is वो 17 ग्रुप का है और वो ग्रुप 1 का है। ओके, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है अब उनका इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो चुका है, मतलब वो नोबल गैस बन चुके हैं। तो उनका जो एटॉमिक नंबर है वो कहां पे लाई करेगा, इन बिटवीन दैट ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B। ओके, सो डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर वेट
वी गेट, तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को विच इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी को मिक्स करके ही सॉल्ट का वेट आया, तो इफ यू डिवाइडेड विद 2 यू गेट द रफ आइडिया अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ द नोबल गैस जिसको वो रिजेंबल करते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी 37.25 विच इज अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू आर्गन नोबल गैस. तो इसका मतलब उनका जो एटॉमिक मास है वो आर्गन को रिजेंबल कर रहा है बेसिकली. इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है वो कौन सा होगा, पोटेशियम, और जो एलिमेंट बी है जो कि ग्रुप 17 का है वो कौन सा होगा, क्लोरीन. दैट वुड बी क्लोरीन. ओके, अगला क्वेश्चन. 3 elements A, B and C, they have 3, 4 and 2 electrons respectively in their outermost shell. हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C, और इनके आउटरमोस्ट शेल में 3, 4 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. हमें इनका ग्रुप नंबर देना है टू विच दे बिलोंग, और उनका वैलेंसी भी बताना है. तो आपको पता है ग्रुप नंबर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर ही बताते हैं, और अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो तो वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से ही बिलोंग करता है. बट अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 या 8 हो तो 10 में प्लस करके हम उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स बताते हैं इस तरीके से. अब यहां पे ए एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 में आप कैसे करते हो, यू ऐड 10 टू इट, तो इट बिलोंग्स टू 13 ग्रुप. बी की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, अगेन वी ऐड 10, सो इट बिलोंग्स टू 14 ग्रुप. जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रुप 2 से ही बिलोंग करता है. अब वैलेंसी की अगर बात करो तो आपको पता है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उनकी वैलेंसी +1, +2 और +3 होती है, और जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उनकी वैलेंसी 8 में से माइनस करके ही उनकी वैलेंसी आती है. तो यहाँ पे 3 का वैलेंसी क्या होगा, इट वुड बी 3 पॉजिटिव, और 4 वाले का इसका +-4 दोनों लिख सकते हो, और 2 वाले का +2. So these are the valencies which you get to see after looking on the valence electrons they possess, and group भी आपको पता है valence electron को देखकर ही हम निकालते हैं. Okay, next question. Based on the group valency of elements, write the molecular formula of following compounds and giving justification for each. तो इनकी ग्रुप वैलेंसी हमें देख लेनी है कि इनके ग्रुप वाले एलिमेंट्स का वैलेंसी क्या है, और उस बेसिस पे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना है और जस्टिफिकेशन भी देना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों ऐसा है. तो पहला है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. तो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और ये सारे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1. तो इसका मतलब इनका वैलेंसी भी कितना है, +1. इनका वैलेंसी कितना है, +1. अब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फिगरेशन है 2, 6 और वैलेंसी होता है 2 नेगेटिव. तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, इसको मैं M लिख लेती हूँ, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरल, तो M और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो आपके पास जो इनका फॉर्मूला आएगा जनरल, इट वुड बी M2O, क्योंकि उनका वैलेंसी +1 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 नेगेटिव है. नेक्स्ट, हेलाइड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13. ग्रुप 13 इसका मतलब उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3, क्योंकि 10 ऐड करके ग्रुप बनाया था, तो 10 अगर माइनस कर लोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3. तो इसका मतलब उनका वैलेंसी क्या होगा, 3 पॉजिटिव. तो अगर हम उनकी हेलाइड बनाएं तो लेट्स से ग्रुप 13 को मैंने M3 पॉजिटिव लिख लिया. हेलाइड मतलब कोई भी हेलोजन X से डिनोट कर लेते हैं, और आपको पता है हेलोजन्स के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उनको 7 होते हैं और उनको 1 चाहिए होता है, उनका वैलेंसी -1 होता है. तो क्रिस क्रॉस करोगे तो आपके पास आ जाएगा जनरल फॉर्मूला MX3. द जनरल फॉर्मूला वुड बी MX3. थर्ड पार्ट में हमें बताना है कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइंड विद एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17. तो यहाँ पे A है आपके पास और B है. A आपको बोला गया है कि इट बिलोंग्स टू, 1 सेकेंड, A बिलोंग्स टू ग्रुप 2 और B 17. तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और इसका वैलेंसी भी 2 पॉजिटिव होगा. दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 17, तो इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 - 10 होगा, comes out to be 7,
और इसका वैलेंसी होगा माइनस। तो जब आप इनको क्रिस क्रॉस करोगे तो इसकी वैलेंसी इसके पाव में आ जाएगी और ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा Ab2। तो कभी भी कोई ग्रुप दिया है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उससे उसकी वैलेंसी निकाल लो और किसी के साथ भी आप कंबाइन कर सकते हो अगर आपको उसकी वैलेंसी मालूम है। तो इस तरीके से आप ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, हेलाइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स और कंपाउंड फॉर्म्ड जिसमें ए ग्रुप 2 और बी ग्रुप 17 से है, इस तरीके से आप उनकी वैलेंसीज लिखकर, ग्रुप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानकर वैलेंसीज लिखकर आप बना सकते हो। So now let's quickly begin with the questions based on periodic properties. Now we have question, compare the radii of two species X and Y. हमें X और Y का atomic radii compare करना है and give reasons for your answer. A के बारे में दिया है कि X has 12 protons and 12 electrons. Y के बारे में हमें दिया है कि it has 12 protons and 10 electrons. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एटॉमिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई जो होता है इज बेसिकली द साइज ऑफ एटम, मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, या आप कह सकते हो कि जो मीन्स जो सेंटर पॉइंट से लास्ट शेल तक का होता है, दैट गिव्स अस द एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई अलोंग ग्रुप, मतलब अगर आप वर्टिकल कॉलम में जाते हो तो अलोंग ग्रुप जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करता है। मतलब किसी भी ग्रुप में सबसे ऊपर वाला जो एटम होता है, एलिमेंट होता है, वो छोटा होता है और नीचे वाला सबसे बड़ा होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ग्रुप में मूव करते हो नीचे की तरफ तो एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, एक नया शेल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज द फोर्स विद विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाता है और उसके कारण साइज इंक्रीज कर जाता है। अब ऐसे ही अगर आप पीरियड की बात करो तो पीरियड के अंदर जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जब हम पीरियड में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कॉलम में मूव करते हैं तो एवरी टाइम a new electron is added to same shell, हर टाइम एक न्यू इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ऐड होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज छोटा हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ जाता है, वो ज्यादा स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट करके पकड़ के रखता है, जिसके कारण साइज छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे हमें X और Y के बारे में बताया है। X के अंदर 12 प्रोटॉन्स है और X के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 12 है। Y के अंदर प्रोटॉन्स 12 है और इलेक्ट्रॉन्स 10 है। अब क्योंकि दोनों में सेम प्रोटॉन्स है, इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है और ये एक सेम एलिमेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, और हमें पता है एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो हम लिख लेते हैं X इज मैग्नीशियम, इवन Y इज मैग्नीशियम, बट फर्क इनमें इलेक्ट्रॉन्स का है। तो अगर आप मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखो तो यहाँ फर्स्ट केस में X में 282 दिया है और अगर आप Y के केस में देखो तो हमारे पास 10 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो बेसिकली ये मैग्नीशियम एटम की बात हो रही है और ये मैग्नीशियम आयन की बात हो रही है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान से देखो तो इसके अंदर 3 शेल्स है और इसके अंदर कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स है। तो बेसिकली यहाँ 3 शेल है और 2 शेल है, तो दैट मीन्स ये बना है इलेक्ट्रॉन लूज करके। Mg2 पॉजिटिव कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज किया तो इसका एक कंप्लीट शेल चला गया, इसका एक कंप्लीट शेल चला गया, कंप्लीट शेल इज लॉस्ट, ड्यू टू विच ये जो Mg2 पॉजिटिव है ये एक कैटायन है और इसका साइज क्या होगा? इसका साइज स्मॉल होगा, मतलब इसका एटॉमिक रेडियाई लेस होगा। सो आउट ऑफ बोथ X का जो एटॉमिक रेडियाई है, X का एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा और Y जो होगा Y वुड बी स्मॉलर, क्योंकि Y एक कैटायन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है और X एक एटम है। So I hope you get that out of X and Y, X has a bigger, more atomic radii or a bigger atomic radii as compared to Y. Next question है हमारे पास, arrange the following elements in increasing order of atomic radii. आपको इनके atomic radii के according इनको arrange करना है।
तो पहला पार्ट है लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, और दूसरा है क्लोरीन, एस्टन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कभी भी आपको एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है और पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। तो इनको हम एक टेंटेटिव आइडिया ले लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कैसे प्लेस्ड होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं। देखो ये मैंने कैसे निकाला, मुझे पता है लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, बेरिलियम 2 2 है, फ्लोरीन आपका 2 7 है, और नाइट्रोजन जो कि यहाँ आएगा वो 2 5 है। तो बेसिकली इन चारों में ही आप देखो 2 ही शेल्स है। सो बेसिकली दे बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, लेकिन इनके ग्रुप अलग अलग है। तो अगर आप पीरियड में मूव करते हो तो पीरियड के अंदर अभी हमने बात की थी कि साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि हर टाइम नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है शेल में। एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल, जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिथियम सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन सबसे छोटा होगा। तो आप कैसे लिखोगे? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज छोटा हो रहा है। तो अगर आप यही चीज यहाँ पे लगाओगे तो आपका जो ऑर्डर है वो ऐसा आएगा, फ्लोरीन सबसे छोटा है और लिथियम सबसे बड़ा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इसलिए ये ऑर्डर हमने लिखा है। अब सेकेंड है आपके पास क्लोरीन, एस्टरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हैलोजन ग्रुप से, 17 ग्रुप से। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया है कि जब हम ग्रुप के डाउन मूव करते हैं तो हर टाइम क्या होता है, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज एडेड, और नया शेल ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है और साइज बढ़ जाता है। तो मतलब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? लास्ट वाला, ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा होगा? क्लोरीन। तो इसका ऑर्डर ये रहने वाला है। तो आप ऐसे लिखोगे, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज अराउंड इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि नंबर ऑफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब शेल्स बढ़ रहे हैं, जिससे न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और साइज बढ़ रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस गिवन क्वेश्चन। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एलिमेंट एक्स ऑफ ग्रुप 15, एक एक्स एलिमेंट है जो कि ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट 773 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड दिया है अमोनिया, विच हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। तो यहां दिया गया है कि एक एलिमेंट है एक्स जो कि ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। ग्रुप 15 को बिलोंग करता है तो इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे? 5। और आपको दिया है वो डायटोमिक है। वो क्या है? डायटोमिक, मतलब वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो आपको ये भी पता है कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है 773 केल्विन टेम्परेचर पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और वो अमोनिया बनाता है। अमोनिया इज NH3। ये चीज आपको गिवन है, और अमोनिया की पंजेंट स्मेल होती है, हमें ये भी पता है। अब हमें क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव। तो अब यहाँ पे जो एक्स है वो कौन होगा? अब आप देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, डायटोमिक, हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3, तो ऑब्वियसली इट विल बी N2, दैट इज नाइट्रोजन गैस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट पोजेस? अब आप देखो, ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। क्योंकि अगर आपको कभी भी ग्रुप दिया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं अगर ग्रुप 1 और 2 होता है, नहीं तो ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करके आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। नेक्स्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एक्स। आपको डायटोमिक जैसे बोला कि ये N2 की तरह एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम इकट्ठे कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो दोनों का ही एटॉमिक नंबर 7 होगा, कॉन्फिगरेशन 2 5 होगा। स्टेबल होने के लिए दोनों को ही 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो दोनों ही 3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस नाइट्रोजन के 5 अपने इलेक्ट्रॉन और 3 इसने शेयर कर लिए, सेम इसके 5 और 3 इसने शेयर कर लिए, तो इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है? द बॉन्ड फॉर्म्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो अमोनिया की अगर आप बात करो तो अमोनिया के अंदर अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से आप लगा दोगे तो आपको पता है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बॉन्ड करने के लिए वो कंट्रीब्यूट करेगा, और जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 3 तो हाइड्रोजन की तरफ लगाएगा और 2 यहाँ, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इसने शेयर कर लिए, तो इसका बन जाएगा इस तरीके से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं हो रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसको आप बुलाते हो लोन पेयर। तो आप ऐसे ही लिखोगे, एलिमेंट एक्स ऑफ ग्रुप 15 वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये सब आपको गिवन है, तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन। इट इज डायटोमिक एग्जिस्टिंग एज N2 combines with H2 to form ammonia. एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फिगरेशन 2,5 है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब बॉन्ड कैसा बनाएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा N2 के अंदर, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड आप इसी तरीके से शो करोगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं वही मिडल में लगाते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगाकर आप इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर दोगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का, जैसे कि मैंने बताया, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे, और नाइट्रोजन के अपने 5 और ये जो 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द एलिमेंट्स लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सल्फर, आइडेंटिफाई, कुछ चीजें दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो पहले मैं इन एलिमेंट्स का नाम लिख लेती हूँ। एक आपके पास है लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आप भी लिख लो अपनी कॉपी में, एल्यूमिनियम, और लास्ट है सल्फर। ठीक है, तो हमें दिया गया है यहाँ पे, हमें बताना है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। फर्स्ट पार्ट में बताना है कि कौन सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इसको जानने के लिए आपको सबका एटॉमिक नंबर लिखना होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, पोटेशियम इज 19, मैग्नीशियम 12, कार्बन 6, एल्यूमिनियम 13 और सल्फर 16। अब ग्रुप जानने के लिए हमें सबका कॉन्फिगरेशन भी लिखना होगा, तो सबका कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं क्योंकि हमें इनके एटॉमिक नंबर्स पता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो ग्रुप आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही निकालते हो। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, ये भी ग्रुप 1 से। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है वो ग्रुप 2 से, और जिसका 3 से ज्यादा होता है उसमें आप 10 ऐड कर लेते हो, तो ये 14 से, ये 13 से और ये 16 से। तो सेम ग्रुप में आपके पास है एलिमेंट्स लिथियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे सेम ग्रुप वाले आपका आंसर आ गया है, लिथियम एंड पोटेशियम दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, क्योंकि दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और दोनों ही ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। अगली पार्ट में बताना है एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कौन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज नहीं करेगा। इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज नहीं करेगा। तो हमें पूछा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, सो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? इट विल बी गिवन बाय मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और लूज करने के बाद ये ऑक्टेट अटेन कर लेगा। ओके, एलिमेंट विच प्रेफर्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। अब देखो, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लूज करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी लूज करेगा, 2 वाला भी लूज करेगा क्योंकि 6 लेना मुश्किल है, 2 देना आसान है। ये शेयर करेगा, ये लूज करेगा और ये गेन करेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ? कार्बन। द वन विच विल शेयर इलेक्ट्रॉन इज कार्बन, क्योंकि C4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव बनाना मुश्किल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इट विल प्रेफर शेयरिंग। अब हमें बताना है मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन सा होगा? तो मेटालिक एलिमेंट वो होगा जिसका साइज बिग होगा, दैट वुड बी मेटालिक।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो मेटल्स आपके पास फर्स्ट ग्रुप, जैसे ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से, ये ग्रुप 13 से, तो आपको पता है 1 और 2 वाले टिपिकल मेटल्स होते हैं और ग्रुप 1 वाले बहुत रिएक्टिव अल्कली मेटल्स होते हैं और सबसे ज्यादा मेटालिक होते हैं, सबसे बड़ा साइज होता है उनका। तो 2 ग्रुप 1 वाले आपके पास है, ये अल्कली मेटल है, ये भी अल्कली मेटल है। तो अगर आप इनका ऑर्डर देखो तो ग्रुप 1 में आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। तो इन दोनों में से सबसे मेटालिक कौन होगा? पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। So most metallic would be potassium because it is bigger and it is able to lose the electron easily. This is what we mean by saying metallic element. Okay, element that forms acidic oxide. तो आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल बनाता है, तो हमें इसमें से जान लेना होगा कौन मेटल है। तो जिसके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो मेटल होते हैं। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो इसमें जो आपको पूछा है कि एसिडिक ऑक्साइड कौन देगा, तो एसिडिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड सल्फर। कार्बन एंड सल्फर विल फॉर्म this thing acidic oxide because they are non-metals. Elements that belong to group 13, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ग्रुप 13 वाला आपके पास है एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दैट मीन्स ग्रुप 13 से कौन बिलोंग करेगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ग्रुप कैसे बताओगे? 10 + 3 करके, विच कम्स आउट टू बी 13। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से मैंने एटॉमिक नंबर, कॉन्फिगरेशन, वैलेंसीज लिखते हुए मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करना। The next question we have is, the following table shows the position of 5 elements A, B, C, D, E. तो मतलब ये एक टेबल है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स का पोजीशन दिया है। आप देखो A इधर है, B यहाँ है, C, D एंड E। ओके, तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं इनकी पोजीशन को देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2? तो आपको ये ग्रुप दिए गए हैं 1, 2, 3 to 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें से मेटल कौन से होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले मेटल्स होते हैं। तो 1 और 2 आपके पास मेटल है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है विद वैलेंसी 2। तो वैलेंसी 2 आपको पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ग्रुप 1 के, तो इसकी वैलेंसी तो 1 होगी। बट जो ग्रुप 2 के हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और उनकी वैलेंसी भी क्या होगी? 2। तो मतलब यहां पे हमारा कौन सा एलिमेंट है जो कि सेकेंड ग्रुप में होगा, मतलब कि डी। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? कौन बहुत कम रिएक्टिव है? तो आपको पता है रिएक्टिव कौन होता है? जो ना आसानी से ले सकता है इलेक्ट्रॉन और ना दे सकता है। अब इन ABCD की अगर हम नेचर देखें तो A आपके पास मेटल है, A क्या है? मेटल। D भी आपके पास मेटल है, E आपके पास नॉन मेटल है, बी आपके पास अगेन नॉन मेटल हेलोजन है, लेकिन जो आपके पास सी है वो नोबल गैस है। और आपको पता है नोबल गैस का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है एंड दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा होगा? एलिमेंट सी, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 18। ओके, थर्ड पार्ट, आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई? डी और ई में से बताना है, इसमें और इसमें से, कि स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई किसका होगा। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था ये दोनों देखो सेम पीरियड में है, तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू सेम शेल। हर टाइम एक न्यू इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डी और ई में से स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई किसका होगा? ई। डी का एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा और ई का एटॉमिक रेडियाई छोटा होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। बोरॉन इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, और उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये आपको एक ग्रुप दिया गया है पीरियोडिक टेबल का।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू द अबव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटालिक करेक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि मेटालिक करेक्टर का मतलब होता है विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। और उसके लिए वो कौन होता है, जिसका साइज बिग होता है और जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। जिसका साइज बड़ा होगा और जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, दैट वुड हैव द मोस्ट मेटालिक करेक्टर। अगर आप इस ग्रुप में देखो तो डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो तो आपको पता है साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, हेंस द मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, हेंस द मेटालिक करेक्टर इंक्रीज। तो इसलिए इस ग्रुप में जो सबसे मेटालिक होगा दैट वुड बी थेलियम, दैट वुड बी थेलियम। ओके, नेक्स्ट पार्ट, which element would be expected to have the highest electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप नोट कर लो, मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जो शेयर्ड पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो साइज पे भी डिपेंड करती है। जो अगर किसी एटम का साइज बहुत छोटा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन सा होगा, बोरॉन। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सबसे ज्यादा कौन सा होगा, बोरॉन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। Will the elements in the group to the right of this boron group be more metallic or less metallic? मतलब बोरॉन की इस साइड पे जो आपके पास ग्रुप होगा वो क्या ज्यादा मेटालिक होगा या वो कम मेटालिक होगा। ऑब्वियसली जो इससे नेक्स्ट ग्रुप होगा, मतलब ये 13 ग्रुप है तो वो 14 ग्रुप होगा। और आपको पता है कि जब हम इस तरीके से ग्रुप में मूव कर रहे हैं, मतलब पीरियड बढ़ेगा, तो उसकी वजह से सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और साइज डिक्रीज कर जाएगा। सो दैट मीन्स आउट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, 13 वुड बी मोर मेटालिक। ये ग्रुप ज्यादा मेटालिक होगा एज कंपेयर टू 14, क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू 14, या आप कह सकते हो इसका आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगा एज कंपेयर टू 14। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो मैं आपको वन लाइन आंसर्स बता देती हूँ। तो थेलियम वुड बी मोस्ट मेटालिक, क्योंकि मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अब वो क्यों बढ़ता है वो मैं बता चुकी हूँ कि हर टाइम नया शेल ऐड हो रहा है, नया शेल ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है कम हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। बोरॉन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है शेयर्ड पेयर को अपने पास रखना। तो जितना किसी का साइज छोटा होगा उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। ओके, थर्ड, लेस मेटालिक होगा 14 ग्रुप, क्योंकि जब आप पीरियड में मूव करते हो मेटालिक नेचर कम हो जाता है, क्योंकि साइज छोटा होता रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है। सो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट। तो मार्क्स को देखते हुए आप अपने आंसर को उस अकॉर्डिंग इलैबोरेट करोगे, पर जितना आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है अगर आप ये क्वेश्चंस करना चाहते हो तो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, An element is placed in second group, एक एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में है, एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड में लिख देती हूँ। एन एलिमेंट इज इन सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड, दिस इज ग्रुप एंड थर्ड पीरियड के अंदर प्लेस्ड है। बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेट्स से उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न होता है और वो एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है। वो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड। तो उसका फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट। सबसे पहले तो पोजीशन को देख के हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीन पीरियड मतलब उसमें 3 शेल्स होंगे। सेकेंड ग्रुप मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब अंदर वाले शेल तो भरे होंगे। तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स है 12, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स 12 तो प्रोटॉन्स भी रहेंगे 12 और एटॉमिक नंबर भी रहेगा 12। तो एटॉमिक नंबर 12 का मतलब है ये मेटल कौन सा होगा, इट वुड बी मैग्नीशियम। सो मेटल इज आइडेंटिफाइड एज मैग्नीशियम। सेकेंड पार्ट आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12
प्रोटॉन्स है 12, इलेक्ट्रॉन्स है 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स. लिख देती हूं मैं यहाँ, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, इसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को देखकर अगर आप इनकी शेल भरोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 2, के शेल, एल शेल और एम शेल. और वैलेंस शेल भी आपको पता है एम है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 2. ओके, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो मैग्नीशियम को जब आप एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो, मतलब सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, तो आपको पता है कि वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हमें इसको बैलेंस भी कर लेना है, या Mg1 है, 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो आप यहाँ 2 लगा दोगे, Mg 2 हो गए तो ये भी हम 2 लगा देंगे. सो दिस बिकम्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन एयर. और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये बर्न होता है, इट प्रोड्यूस वाइट डेजलिंग फ्लेम, इट प्रोड्यूस वाइट डेजलिंग फ्लेम. और साथ में ये जो MgO बनता है, इट इज अ वाइट कलर पाउडर. ये क्या होता है, इट इज अ वाइट कलर पाउडर. You have to remember this. Okay, write a balanced equation when this oxide is dissolved in water. अब जब आप इस ऑक्साइड को, जो कि MgO है, अगर आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो बनाएगा MgOH होल ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इसके रिलीज होगी. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं. Mg1, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन वी हैव 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 4 है. सो लेट्स पुट 2 हियर. तो अभी दोबारा देख लेते हैं. Mg1 1, ऑक्सीजन आपके पास हो गए, यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया 2 mg, एंड दिस इज ऑल्सो 2 mg, 2 mg 2 mg बैलेंस्ड. ऑक्सीजन आपके पास हो गए 2 और 2 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4. हाइड्रोजन देखो तो ये आपके पास हो गए हैं 4, और यहाँ पे भी आपके पास हो गए हैं 4. सो आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड की बात हो रही है. इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है. कॉन्फ़िगरेशन 282 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 26. इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है. और आपको पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड. सो विल स्टार्ट विद मेटल. मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लूज करेगा और वो बनाएगा Mg2 पॉजिटिव. ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से डॉट्स लगा दोगे, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म O2 नेगेटिव. सो द ओवरऑल रिएक्शन वुड बी, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन इज 6, वी गेट Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव. क्रिस क्रॉस करोगे, दिस 2 and 2 विल कैंसिल आउट, सो द फॉर्मूला विल बिकम MgO. सो दिस इज हाउ यू कैन शो. और इसके अलावा आप ऐसे भी शो कर सकते हो इसको कि वी हैव Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और दे के ये क्या बन रहा है, Mg2 पॉजिटिव, एंड दिस इज फॉर्मिंग O2 नेगेटिव which criss cross and form MgO. So this is how you show the ionic bond formation. Okay, next question. Which element has 2 shells, both of which are completely filled with electrons? आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर 2 शेल हैं. 2 शेल मीन्स K और L, क्योंकि ऑर्डर आपका ऐसे ही रहता है ना, KLMN, और वो कंप्लीटली फिल्ड है. आपको पता है K में मैक्सिमम 2 आता है और L में मैक्सिमम 8 आता है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है. तो आपको बताना है ये कौन सा एलिमेंट है. तो कैसे बताओगे आप इनके इलेक्ट्रॉन्स टोटल कर लो. इलेक्ट्रॉन्स बन गए टोटल 10. इलेक्ट्रॉन्स 10, तो बेसिकली प्रोटॉन्स भी 10 होंगे, एटॉमिक नंबर भी 10 होगा. और आप अगर एटॉमिक नंबर का लिस्ट लर्न कर चुके हो तो आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 10 बिलोंग्स टू नियॉन. तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, इट वुड बी नियॉन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Ne. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट विद कॉन्फिगरेशन 282. 282 का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 12.
टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12, तो मतलब प्रोटॉन भी 12, मतलब एटॉमिक नंबर भी 12, और एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का, एंड मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारे पास Mg. सो इट इज आइडेंटिफाइड एज Mg. नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स, मतलब 3 शेल्स है विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. अब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 3 ही शेल है, तो मतलब बीच वाले तो पूरे भरे होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 14, प्रोटॉन भी 14, मतलब एटॉमिक नंबर भी 14. तो 14 एटॉमिक नंबर आपके पास किसका होता है? इट बिलोंग्स टू सिलिकॉन, और सिलिकॉन का सिंबल होता है Si. तो इस तरीके से कितने शेल्स हैं, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको फिल कर लेना है, और उस अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर याद पक्का कर लेना. ओके, नेक्स्ट, total of 2 shells with 3 electrons in valence shell. So total 2 shells, let's say Kl, 3 electrons in valence shell, last shell तो L ही है ना, so it becomes 2 3. तो total electrons कितने हो गए? 2 plus 3 5. तो और प्रोटॉन्स, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो वो भी 5 होंगे, और एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी 5 होगा. और किसका होता है? वी हैव हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन. सो the element identified as boron represented by symbol B. Next, twice as many electrons in its second shell as in its first shell. मतलब उसके सेकेंड शेल में ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फर्स्ट शेल में होते हैं. तो मतलब शेल तो 2 ही हुए, तो फर्स्ट शेल में आपको पता है मैक्सिमम 2 होते हैं. नाउ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो 2 का ट्वाइस कर दो, तो मतलब इट बिकम्स 4. टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन 6, तो प्रोटॉन्स भी 6, एटॉमिक नंबर भी 6. और 6 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन. तो कौन सा होता है एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है? दैट इज कार्बन, रिप्रेजेंटेड एज C. So this is how you have to identify the elements from the given data. Next question है हमारे पास, an element X जिसका एटॉमिक नंबर है 17, it reacts with element Y जिसका एटॉमिक नंबर है 20 and to form a divalent halide. मतलब एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर है 17, एक एलिमेंट Y है, उसका एटॉमिक नंबर है 20, और वो डाइवेलेंट हैलाइड बनाता है. डाइवेलेंट मतलब 2 आ जाएगा यहाँ. तो आपको बताना है वेयर इन द पीरियोडिक टेबल X एंड Y आर प्लेस्ड. तो इसके लिए तो हमें डाइवेलेंट हैलाइड की भी जरूरत नहीं है. एटॉमिक नंबर दिए हैं, सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे. इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2. अगर किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मतलब इट विल बिलोंग टू ग्रुप 2. जिसका 7 है इट विल बिलोंग टू ग्रुप 17, 10 plus 7. ओके, पीरियड इसके कितने शेल्स हैं? 3, और इसके कितने शेल्स हैं? 4. तो Y का जो होगा ग्रुप होगा 2 और पीरियड क्या होगा? 4th, क्योंकि 4 शेल्स है. और X का जो ग्रुप है वो होगा 17 और 3 शेल्स है, तो पीरियड क्या होगा? 3. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे जब आपको ये गिवन डेटा दिया होगा. अब हमें बताना है कि क्लासिफाई X एंड Y एज मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड, कि X और Y मेटल्स है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है. अब X का एटॉमिक नंबर 17 और Y का एटॉमिक नंबर आपको 20 दिया गया है. तो आपने इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर हमें बता सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है. अब देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है वो मेटल होता है, क्योंकि 1, 2 या 3 वाले मेटल्स हो जाते हैं. 4, 5, 6, 7 वाले ये आपके पास हो जाते हैं नॉन मेटल्स. सो बेसिकली X हमारे पास नॉन मेटल है और जो Y है वो आपके पास मेटल है. तो एटॉमिक नंबर्स याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स आएंगे तभी कॉन्फ़िगरेशन आएगी. कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसको आप अच्छे से आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट Y, कि Y जो है उसका नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा. अब हमें पढ़ा था कि जो Y है उसका एटॉमिक नंबर है 20, कॉन्फ़िगरेशन है 2882. 2 को देखकर हमने पता लगा लिया कि ये क्या है? मेटल. और आपको पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स है
उनका नेचर क्या होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। जैसे हर केमिकल चीज का कुछ ना कुछ तो नेचर होता है ना, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, कुछ तो होता है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो है दे आर बेसिक इन नेचर, वो टिपिकली बेसिक होती है। और ये 2882 ये जो बात हो रही है यहाँ पे कैल्शियम मेटल की हो रही है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑक्साइड बेसिक बनाते हैं, और ग्रुप 1 के भी। ओके, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म। अब ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? सो ऑब्वियसली कैल्शियम वुड बी 22882, ऑक्सीजन वुड बी 826, मतलब मेटल और नॉन मेटल। और आपको पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। बनाकर भी दिखा देती हूँ। कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये लूज करके क्या बनाएगा? Ca2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन कर लेगा और बनाएगा O2 नेगेटिव। तो ओवरऑल कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 6 थे, और ये बना Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करोगे 2 और 2 कट जाएगा और ये आपके पास आ गया आयनिक बॉन्ड। ओके, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाइवेलेंट हैलाइड। अब इसी का डाइवेलेंट हैलाइड बना देना आपने। तो आपको दिया गया था कि ये डाइवेलेंट हैलाइड बनाता है। लेट्स से अगर मैं कहूं आपके पास, आपको दिया था कि एक्स और वाई डाइवेलेंट हैलाइड बनाते हैं बेसिकली। तो एक्स और वाई, और एक्स आपको दिया गया था 17 और इसको दिया गया था 20, मतलब 287 मतलब 2882। तो इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वी गेट डाइवेलेंट हैलाइड। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। तो मैं आपको आइडेंटिफाई भी कर देती हूँ। ये हमारे पास कैल्शियम है और ये क्लोरीन है। ये एटॉमिक नंबर्स देखकर मैंने इसको पहचाना। तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो लूज करेगा और बनाएगा Ca2 पॉजिटिव। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक गेन करेगा और बनाएगा Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल आपके पास कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के पास 7 थे, और बन गया Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्रिस क्रॉस किया तो आपके पास डाइवेलेंट हैलाइड आ गई CaCl2। सो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन के पास 7 थे, तो 2 क्लोरीन लगे तभी ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया इसने और 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां पे दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सोडियम हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू विच एलिमेंट? सोडियम की प्रॉपर्टीज कौन से एलिमेंट्स को रिजेंबल करेगी? एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली सोडियम ग्रुप 1 में है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ही रिजेंबल करेगी। सो इट विल रिजेंबल लिथियम एंड पोटेशियम, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्शनली प्लेस्ड है, तो उसकी प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करेगी? लिथियम और पोटेशियम के साथ, मतलब उन्हीं की तरह वो भी एक अल्कली मेटल ही है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ N एंड P। N और P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, विच वन ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7, और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 15। तो कॉन्फिगरेशन 25 और इसका कॉन्फिगरेशन 285, क्योंकि 15 ग्रुप से तो दोनों का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विच हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और वो कौन होता है? जिसका साइज स्मॉल होता है। जिसका साइज क्या होता है? स्मॉल। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में से नाइट्रोजन ऊपर और फास्फोरस नीचे आता है, एंड वी नो डाउन द ग्रुप आप जब जाते हो तो शेल बढ़ता है। देखो यहाँ 2 शेल्स हैं और फास्फोरस में 3 शेल्स हैं, तो ऑब्वियसली साइज छोटा नाइट्रोजन का रहेगा, और इस वजह से नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो आउट ऑफ देम नाइट्रोजन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टेट अ केमिकल प्रॉपर्टी कॉमन टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जो फ्लोरीन और क्लोरीन के सिमिलर होगी? बोथ आर हेलोजेंस। बोथ आर हेलोजेंस एंड बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और इनका टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। द न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट E कंसिस्ट 12 इलेक्ट्रॉन्स। एक न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। इन विच पीरियड एंड ग्रुप E प्लेस्ड?
तो इलेक्ट्रॉन 12 है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो इट इज 282. तो 3 शेल्स है, तो मतलब इट विल बिलोंग टू थर्ड पेरेट. लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2. एलिमेंट का नाम देना है, इलेक्ट्रॉन टोटल कर लो, इट बिकम्स 12. और 12 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, तो 12 भी प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर भी 12 होगा, सो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू मैग्नीशियम. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स टू लूज और गेन टू अचीव नोबल गैस, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा और कितने. It has 2 electrons in its valence shell, so it will lose its 2 electrons. It will lose its 2 electrons, and after losing, it will form Mg2 positive ion, and it will attain noble gas configuration. What will be the nature of oxide of E? E is identified as Mg. उसकी oxide क्या होगी? It will be MgO because it is a metal oxide. So metal oxides are basic in nature. Metal oxides are basic, not acidic. Next, we have to write the formula of chloride of E. So E is recognized as Mg. Magnesium का valency होता है 2 positive and chlorine is Cl negative. Criss cross करोगे, the formula would be MgCl2. So this is how you have to attempt these questions. So with this we have come to an end of this session. I hope you like it. तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि this book is out. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस बुक के अंदर प्रॉपर थ्योरी दी गई है आपको चैप्टर वाइज. इसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस बुक के अंदर है. तो आप लोग इसका पहले थ्योरी पढ़ो और फिर उसके बाद इसके जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है उनको देखो. उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे लिखना है. वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर भी सारा कवर कर दिया है कि आपको किस किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है. एंड ऑल्सो उसके बाद इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करो. देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद इसका चैप्टर का टेस्ट भी इसके अंदर है. तो आप लोग इसकी पहले थ्योरी अच्छे से तैयार कर लो. थ्योरी करने के बाद ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और कहीं पे भी कोई आपका एरिया ऑफ डाउट है, कोई भी आपको टॉपिक है जो प्रॉब्लमैटिक लगता है, वो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर इस वीडियो के जरूर बताना. सो खत्म करते हैं इस सेशन को और मिलेंगे अब हम नए सेशन में. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड. आई होप यू लाइक इट. I always like taking sessions with you. So let's end up. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me, Divya from Arihant Padhaku, signing off. We'll be meeting very soon with new session. Till then, my 3 tips for you. Prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. And if you haven't taken this book, then just go and buy it, ताकि आप नए सेशंस में इस बुक के साथ प्रैक्टिस करो. आप यू विल लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.